आज जो है हम लोग का पाठ 3 में टॉपिक चलेगा अम्ल। अम्ल, क्षार और लवण, ये तीनों हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो इसके पहले ही मैंने कुछ तत्वों के नाम और कुछ यौगिकों के नाम, उनके प्रतीक सारा लिखवाए हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने याद कर लिया होगा, जिसने नहीं याद किया है याद कर लेंगे जल्दी। तो अब आगे चलते हैं हम लोग इस टॉपिक पर, अम्ल। तो अम्ल क्या होता है? तो हमारे भोज्य पदार्थ जो होते हैं सबके अलग अलग स्वाद होते हैं। कोई मीठा लगता है, कोई तीखा लगता है, कोई खट्टा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई कड़वा होता है। तो उनमें से जो पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि हमको खाने में खट्टे लगते हैं, खट्टे जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया, इमली हुआ। तो ये सब जो तत्व होते हैं ये खट्टे क्यों लगते हैं? क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जिसको कि अम्ल कहा जाता है। तो अम्ल की परिभाषा साधारण रूप में हो जाएगी कि जो पदार्थ हमें खाने में खट्टे लगते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, या उनके अंदर अम्ल होता है। तो हर पदार्थ में अलग अलग प्रकार का अम्ल होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए दही, नींबू, संतरा, इमली आदि। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो इनमें जो ये जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं ये सब प्राकृतिक हैं। तो जितने भी प्राकृतिक वस्तुओं में जो अम्ल पाया जाता है उसको कार्बनिक अम्ल बोला जाता है। कार्बनिक अम्ल। प्राकृतिक वस्तुओं में मतलब प्राकृतिक वस्तु जैसे ये सब चीज़ें हमारी प्राकृतिक हैं। तो प्राकृतिक वस्तु में जो पाया जाता है अम्ल उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। एक और होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। ये जो अम्ल होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, ठीक है। तो तनु अम्ल क्या होता है? तनु मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो इसको डाइल्यूट भी बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड, और ये कॉन्सनट्रेट। तो नाम से ही आप लोग कुछ समझ में आ रहा होगा कि तनु मतलब कि पतला, जो कि थोड़ा पतला होता है। तो पतला, कोई भी चीज़ पतला कैसे होता है? जब उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। और सांद्र मतलब कि गाढ़ा। गाढ़ा कब होगा? जब उसमें पानी की मात्रा थोड़ी कम होगी। तो जब अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अधिक होने पर तनु अम्ल बनता है। और सांद्र अम्ल, अम्ल में पानी की मात्रा कम होने पर सांद्र अम्ल बनता है। ये हो गया।
कुछ पदार्थ हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, उसको मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। इसको सभी लोग नोट कर लेंगे। हाँ, तो नींबू में या नींबू रस कह लो, नींबू रस में होता है साइट्रिक अम्ल। और संतरा में भी साइट्रिक अम्ल, दोनों में सेम। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दही भी खट्टा होता है, दही में लैक्टिक अम्ल। इमली और कच्चा आम जब कच्चा होता है तो उसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ये सब अम्लों के नाम हैं, अलग अलग इनके जो रासायनिक प्रतीक होते हैं जो वो थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, इसलिए इनका नाम भी अलग है। तो नींबू के रस में और संतरे में दोनों में साइट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और इमली और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल। ठीक है, तो ये होता है इतना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्षार। जिसका नोट नहीं हो पाता है वो लोग वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे और अपने कॉपी पर सभी लोग नोट करके चलेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ाया है, जिससे सबको याद रहे। दोबारा कभी भी जब पढ़ना हो तो अपनी कॉपी खोलकर पढ़ सकते हैं। क्षार, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बेस। अम्ल को एसिड बोलते हैं और क्षार को बेस बोलते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? जो पदार्थ छूने में साबुन जैसे लगते हैं, साबुन जैसे चिकने, साबुन कैसा लगता है? चिकना होता है, तो उसी तरह से उसे भस्म कहते हैं या क्षार। भस्म भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब इसमें उदाहरण क्या क्या हो जाएगा हमारा? चूने का पानी, और साबुन भी जो होता है वो मूल रूप से क्षार ही होता है। शैम्पू हो गया। तो ये सब चीजें जो कि हमें छूने में जब हम टच करते हैं उसको, तो वो हल्का हल्का चिकना जैसा, साबुन जैसा महसूस होता है, वो सब क्षार हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये होता है, यहाँ पर ये बात आती है कि हम लोग अम्ल और क्षार में अंतर कैसे करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल में जाने पर अपना रंग बदल देते हैं, और वैसे ही जब क्षार में जाएंगे या उनको मिलाया जाएगा उसमें, तो उसमें वो कोई दूसरा रंग ले लेंगे। तो इस तरह से पता चल जाता है कि कौन सा पदार्थ किस में मिलाने पर किस रंग का हुआ, तो वो असल में क्या चीज़ है। कहने का मतलब कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा हल्दी, कभी अगर अपने हाथों पर हल्दी लगा लो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हम खाते पीते हैं जिससे हमारा हाथ पीला हो जाता है, या हल्दी को चाहे पीसे या हल्दी का मसाला वगैरह पीसे तो हाथ हमारा पीला हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब हम उसको धोने जाते हैं, जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो बिल्कुल लाल हो जाता है, साबुन लगते ही हाथ जो है लाल हो जाता है। या अगर किसी कपड़े पर अगर तेल मसाले वाली चीज़ें गिर गई हैं, हल्दी वाली चीज़, मसालेदार कोई चीज़ गिर गई है जिसमें हल्दी की मात्रा होती है, तो वो कपड़ा हमारा पीला हो जाता है, और जैसे ही हम उस पर साबुन लगाते हैं धोने के लिए तो वो तुरंत लाल हो जाता है।
तो इससे क्या पता चलता है कि हल्दी जो होती है वो जब क्षार वाली चीज़ों से मिलती है तो वो उसका रंग लाल हो जाता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो उस पर चीज़ हमने लगाया है वो क्षार है। जैसे कि हल्दी है, उस पर जब हमने साबुन लगाया तो वो लाल हो गया, तो हल्दी का रंग जो बदल गया तो वो हमें बताता है कि जो साबुन है वो क्या है, क्षार है। इसी तरह एक पेपर आता है, वो खास तरह का एक पेपर होता है, उसको लिटमस पेपर बोला जाता है। तो ये जो लिटमस पेपर होता है ये अम्ल में जाने पर भी अपना रंग बदल देता है और भस्म में जाने पर भी अपना रंग बदल देता है। तो इस लिटमस पेपर को बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि कौन सी चीज़ अम्ल है और कौन सी चीज़ क्षार है। तो ऐसी वस्तुएं जो कि अम्ल और क्षार में अंतर बता सकती हैं या क्षार या अम्ल या क्षार में जाने पर अपना रंग बदल देती हैं, उन पदार्थों को सूचक कहा जाता है। सूचक मतलब कि सूचना देने वाला, यानी कि बताने वाला कि जिस चीज़ में हम लिटमस पेपर को डाल रहे हैं या हल्दी को डाल रहे हैं या और भी इसके अलावा और भी चीज़ें भी बताएंगे, तो ये सब चीज़ें अम्ल या क्षार में जब जाती हैं तो वो अपना रंग बदल देती हैं, तो वो हमें बताती हैं कि वो चीज़ जो है वो अम्ल है कि क्षार है, तो वो सूचक कहलाते हैं। सूचक मतलब इंडिकेटर, मतलब जो हमें इंडिकेट करते हैं, मतलब हमको बताते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो सूचक मतलब सूचना देने वाला या बताने वाला, ठीक है। तो सूचक जो पदार्थ अम्ल या क्षार में जाने पर अपना रंग बदल देते हैं, उन्हें सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस पेपर, अब ये जो लिटमस पेपर है ये हमारे स्कूल की जो प्रयोगशाला है उसमें रखा हुआ है। एक लाल रंग का लिटमस पेपर और नीले रंग का लिटमस पेपर रखा हुआ है। तो जब हम लोगों का स्कूल खुलेगा तो उसमें मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाऊंगी कि कैसे वो अपना रंग बदलते हैं, तो उससे हम जान सकते हैं कि वो चीज़ अम्ल है कि क्षार है। लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ी, गुड़हल का फूल, ये भी अम्ल और क्षार में जाने पर अपना रंग बदल देता है। तो देखो, सबसे पहले हल्दी का मैंने बता दिया कि हल्दी जो होता है क्षार में जाने पर लाल रंग हो जाता है, पीले से वो लाल में बदल जाता है। और लिटमस पेपर क्या करता है, लिटमस पेपर का बताऊं, लिटमस पेपर अम्ल में अगर जाए तो क्या होता है, अम्ल में जब जाता है तो नीला बदल जाता है लाल में, और जब क्षार में जाता है तो लाल बदल जाता है नीले में। देखो, मान लो हमारे पास नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, नीला और लाल दो तरह का हमारे लैब में मौजूद है, दोनों से करके बताएंगे। तो सबसे पहले हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं और हम अम्ल के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, चाहे हम एक नींबू का रस ले लें, चाहे इमली का रस जो है बनाकर ले लें, चाहे अगर हमें दही मिल रही है तो दही ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो नीला लिटमस पेपर है हम जैसे ही किसी अम्ल में डालेंगे, मान लो हमने नींबू का रस लिया है, तो नींबू के रस में जैसे ही हम नीले लिटमस पेपर को डालते हैं वो तुरंत लाल रंग में बदल जाता है। और ये होता है, ये आप लोग को दिखाएंगे हम करके। फिर हम क्या करते हैं, अच्छा अब नीला तो लाल में बदल गया, लेकिन अगर तुम ये कहो कि लाल लिटमस पेपर अगर अम्ल में डालेंगे
तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लाल का लाल ही रहेगा। सिर्फ उसमें नीला लिटमस पेपर जब डालेंगे तो वो लाल में बदल जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्षार ले लेते हैं। क्षार में हम क्या ले सकते हैं, चूना ले सकते हैं। क्षार क्या है, देखो चूने का पानी है, साबुन है, शैम्पू है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने चाहे साबुन का घोल ले लिया या शैम्पू का घोल ले लिया या चूना हमने थोड़ा सा ले लिया, तो उससे क्या होगा, तो जैसे ही हम उसमें लाल वाला लिटमस पेपर उठाएंगे तो जैसे ही हम क्षार में डालेंगे वो तुरंत नीले रंग में बदल जाता है। और ये बिल्कुल जादू की तरह होता है, देखने में तुरंत अपना रंग बदलेगा, ऐसा तुम्हें लगेगा कि जादू हो गया, कि अभी तो ये लाल था तुरंत नीले में कैसे बदल गया, ठीक है। तो ये जो होता है यही एक पहचान है इसकी। लिटमस पेपर बहुत ही सही, मतलब कि सटीक एकदम जानकारी देता है, ये तुरंत अपना रंग बदलता है इसलिए। तो इसको याद करने का तरीका थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा कि देखो अम्ल है तो वो नीला को लाल कर देता है, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन याद करेंगे तो दूसरा वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो अम्ल नीला को लाल करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ल है और यहाँ पे भी ल है, ठीक है ना। तो अम्ल लाल करेगा, किसको लाल करेगा, नीले वाले को, ठीक है। तो इस तरह से जब इसका हम उल्टा कर देंगे तो वो क्षार वाले का हो जाएगा। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। याद करने का तरीका बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। हाँ, अब गुड़हल का फूल क्या करता है, तो गुड़हल के फूल को अगर हम अम्ल में डालेंगे, मान लो नींबू के रस में हमने गुड़हल की पत्तियों को मसल करके डाल दिया, मसल के उसका रस हमने डाल दिया, तो वो क्या होगा, गहरा गुलाबी रंग में बदल जाएगा। और अगर क्षारीय विलयन में डालेंगे तो वो हरा रंग का हो जाएगा। क्षार अगर माने हमने साबुन का घोल लिया है तो उसमें अगर हम गुड़हल की पत्तियों को थोड़ा सा मसल करके डालेंगे तो वो हरा हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा कि वो चीज़ क्षार है, या अगर गहरा गुलाबी रंग का हो गया तो इससे पता चलेगा वो अम्ल है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया। अम्ल एवं क्षार की पारस्परिक क्रिया, उदासीनीकरण की क्रिया हम इसको बोलते हैं। तो उदासीनीकरण, उदास मतलब जिसमें कोई भी क्रिया ना हो। अगर हम किसी अम्ल को और किसी क्षार को एक साथ मिला देते हैं तो उससे जो चीज़ तैयार होती है, जो नई चीज़, जो नया यौगिक उससे बनता है, उसको हम लवण कहते हैं। ये जो लवण होता है एक तरह से साधारण भाषा में इसको समझ लो कि नमक, ठीक है। तो जितने भी नमकीन जिसका स्वाद होगा नमक, वो होता है लवण। तो ये जो लवण होता है ये रासायनिक रूप से उदासीन होता है, मतलब ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो अम्ल और क्षार मिल करके एक दूसरे को बिल्कुल न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल मतलब एक दूसरे को, उनकी जो रिएक्शन है उसको बिल्कुल खत्म कर देते हैं। दोनों मिलकर के एक नया यौगिक बनाते हैं जो कि फिर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो जैसे मान लो हम ले लें HCl, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मैंने लिखवा दिया है आप लोगों को यौगिकों के नाम में। और इसमें अगर इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया हो NaOH, Na जो है सोडियम और O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम हो गया। ये दोनों जब रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड। और ये है जल, H2O जल का सूत्र। देखो तो जब क्या होता है, ये HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और NaOH ये भस्म है यानी कि क्षार है। तो इसका ये जो Cl है यानी कि क्लोरीन और इसका सोडियम, ये दोनों आपस में मिल करके NaCl बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ का हाइड्रोजन
एक ये हाइड्रोजन और एक ये O, ये दोनों मिल गया H2O, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन ये दो हो गए और एक ये O, तो H2O हो गया जल का सूत्र बन गया ये, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो NaCl हमको मिला है यही क्या है, लवण। तो हमें क्या पता चलता है कि यदि एक अम्ल और एक क्षार आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं तो उससे लवण बनता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये जो अम्ल होते हैं, ये जो क्षार होते हैं, लवण होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इनका हम अपने दैनिक जीवन में कई चीज़ों में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे भोज्य पदार्थों में इन सब का उपयोग होता है। कुछ तो अम्ल हमारे प्राकृतिक होते हैं, उनको हम प्राकृतिक वो चीज़ें जैसे फल के रूप में जो हमें मिली हैं उसको हम डायरेक्ट ग्रहण, मतलब कि तुरंत हम ग्रहण कर लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये लवण भी। लेकिन बहुत से हमारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको प्राकृतिक रूप से अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें ये कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है। मतलब हमारी फैक्ट्रियों में, मिलों में जो भी भोज्य पदार्थ तैयार होते हैं उनको प्रिजर्वेटिव के रूप में इन सब चीज़ों को मिलाया जाता है और अधिक समय तक इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखो ये हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है HCl, इसका प्रयोग किया जाता है टॉयलेट की सफाई में, यानी कि टॉयलेट साफ करने वाला जो हार्पिक आता है और हार्पिक की तरह जो और मतलब चीज़ें होती हैं, सफाई करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें HCl को मिलाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है हमारा सिरका, ये प्राकृतिक रूप से भी होता है, मार्केट में भी आता है, मिलता है, तो अचार बनाने में इसका प्रयोग होता है और दवा में। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH, इसका घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में, ठीक है, और साबुन निर्माण में, साबुन बनाते हैं इससे, साबुन के निर्माण में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चूना होता है, चूना घरों की पुताई में, घरेलू उपचार में उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड होता है, वो भोजन में नमक के रूप में इस्तेमाल होता है, ये हमारा जो साधारण नमक होता है, खाने वाला नमक, वही है। और साबुन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा मतलब कि कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, ये धावन सोडा, ये सब जो मैंने है यौगिकों का जब नाम लिखवाया था तो उसमें मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं, खाने का सोडा जो मार्केट में मिलता है उसको बहुत सी हम लोग भोज्य पदार्थों में डालते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ब्रेड और केक, जब वैसी जो फूलने वाली जो चीज़ें होती हैं जिनको हमें खमीर उठाना होता है, फुलाना होता है रात भर रख के, तो उसमें हम खाने वाला सोडा मिला देते हैं जिससे कि वो फूल जाता है और हमारा वो भोज्य पदार्थ जो है वो अच्छा बनता है। तो ये सब हमारी चीज़ें हो गई। आज ये हमारा जो पाठ है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, ये लेसन हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जितनी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं इसके पहले की वीडियोज़ में भी 1 बाय 1 उसको लाइन से, जैसे जैसे वीडियो है उस तरीके से सब लोग अपने कॉपी में उसको नोट करेंगे, पढ़ेंगे। अब आज ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पाठ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए